गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए एक सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले पिछले सेमेस्टर में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ चुके हैं। आप अब अपने सेक्टर में आ रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर घुस रहे हैं। तो आपका जो ड्राइंग का पेपर है वह आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, या इसी पेपर को मशीन ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए लिखा है ताकि इसमें जो आपका 60 टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में एसवीटी के अनुसार, उसमें 3 टॉपिक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही है और बाकी जो 4 टॉपिक है वो आपका मशीन ड्राइंग का है, जो आपका मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है एक्जुलरी व्यू, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है, उसके बाद कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, और उसके बाद लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस है, उसके बाद डिटेल्स टू असेंबली है और असेंबली टू डिटेल्स है। आपको यहाँ पे सारे टॉपिक के सामने मार्क्स बताया गया है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे एक्जुलरी व्यू की हम लोग बात करें तो उससे 12 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की बात करें तो उसमें 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस से 10 मार्क्स का, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन से 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस से 8 मार्क्स का सवाल आएगा, डिटेल्स टू असेंबली से 12 मार्क्स का आएगा, और असेंबली टू डिटेल से 10 मार्क्स का सवाल आएगा। ये आपका सिलेबस है। आज मैं आप लोग को इस सिलेबस में से सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाले हैं, जो आगे चल करके आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। जैसे देखिए, आपने एक्जुलरी व्यू पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि जब कोई भी आपका सॉलिड जो है, वो आपका सॉलिड जब कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड आता है, तो कॉम्प्लिकेटेड सॉलिड में क्या होता है कि अभी तक हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना रहे थे। और जब ये 3 व्यू हम लोग बना रहे थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन, मतलब साइज और उसका शेप हम लोगों को पता चल जा रहा था कि इसका साइज और शेप क्या है। लेकिन जैसे ही आपका जो कोई भी एक प्लेन जो होगा, सॉलिड का कोई भी आपका व्यू जो होगा, वो आपका दोनों प्लेन से, यानी कि आपका दोनों रेफरेंस प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन एचपी और वीपी से इंक्लाइंड होगा, उस केस में आपको उसका ट्रू शेप पता नहीं चलता है। तो ट्रू शेप नहीं पता चलता है, तो जहां पे इंक्लाइंड है उसके पैरेलल में एक इमेजिनरी प्लेन हम लोग बना लेते हैं, और उस इमेजिनरी प्लेन को एक्जुलरी प्लेन के नाम से जाना जाता है। और उस एक्जुलरी प्लेन पे जो हम लोग व्यू प्राप्त करते हैं, व्यू ऑब्टेन करते हैं, उस व्यू को हम लोग एक्जुलरी व्यू बोलते हैं। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि एक्जुलरी व्यू क्या है, तो आप क्या समझाइएगा कि जो भी इंक्लाइंड पार्ट्स है, इंक्लाइंड पार्ट्स के पैरेलल में, इंक्लाइंड पार्ट्स के पैरेलल में एक इमेजिनरी प्लेन हम लोग इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन है। उस प्लेन पे, इमेजिनरी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जुलरी प्लेन बोलते हैं। और एक्जुलरी प्लेन से, एक्जुलरी प्लेन पे जो हमको व्यू ऑब्टेन होगा, उस व्यू को हम लोग बोलते हैं एक्जुलरी व्यू बोलते हैं। वो हम लोग आगे जब क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स का ऑक्सिलरी व्यू होता है, डिफरेंट टाइप्स का ऑक्सिलरी प्लेन भी होता है। उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर को तो जानेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या होता है कि दो सॉलिड है, वो दोनों सॉलिड एक दूसरे को पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब जब आर पार हो रहा है, जैसे ए एक सिलेंड्रिकल पार्ट्स लीजिए और ए सिलेंड्रिकल पार्ट लीजिए, इसको दोनों को यदि हम लोग बीच से इसको पार कर दें, तो यहाँ पे आपका एक इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड होगा, मतलब एक दूसरे को पेनिट्रेट करके पार होगा। तो जब इस तरह का सॉलिड होता है तो वहां पे हमको लीकेज प्रूफ बनाने के लिए और मजबूत पकड़ बनाने के लिए, वहां पे जब हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो कितने एरिया में ज्वाइंट करना है, ये पता करने के लिए हम लोग को इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का ज्ञान होना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में आपका डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड को इंटरसेक्ट करवाया जाता है, या सेम सॉलिड को भी इंटरसेक्ट करवाया जाता है,
जैसे सिलेंडर टू सिलेंडर हो गया, सिलेंडर टू प्रिज्म हो गया, सिलेंडर टू कोन हो गया, या प्रिज्म टू कोन हो गया, या पिरामिड टू कोन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड को इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो कितना एरिया जो है आपका फ्रंट व्यू में और आपका टॉप व्यू में कैसे दिख रहा है, तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। थोड़ा सा उससे आगे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पे हम लोग को जाना है। जैसे कोई भी फाउंड्री वर्कशॉप में आप जाइएगा, यानी कि जहां पे सीट मेटल फाउंड्री वर्कशॉप होता है, जहां बॉयलर बनता है, टनल बनता है, आपका फनल बनता है, या आपका डिफरेंट टाइप्स का बॉक्स बनता है, तो डिफरेंट टाइप्स का जो सीट मेटल से ऑब्जेक्ट बनता है, तो आपको सीट जो आता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। उस रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग रेक्टेंगुलर सीट में एक लेआउट ड्रा करते हैं। उस लेआउट पे हम लोग मार्किंग करके उसको उसी तरह से काटते हैं, और काटने के बाद जब उसको फोल्ड किया जाता है, तो फोल्ड करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट हमको मिलता है, वो प्राप्त होता है। जैसे सिंपली हमने एक इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, तो आप लोग एकदम सिंपल और जो बोला जाए कि गांव का जो एकदम गांवटी जो एग्जांपल है, वो यदि देखा जाए तो देखिए, आप एक शर्ट का कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो शर्ट का जो कपड़ा आपको दिया जाता है वो रेक्टेंगुलर दिया जाता है, शर्ट का कपड़ा काट करके दे दिया। अब आप जब उसको ले जा करके टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर क्या करता है, आप उस पे मार्किंग करता है कि किस तरह से इसको कट करना है। कट करने के बाद उस रेक्टेंगुलर पे लेआउट तैयार किया, लेआउट करने के बाद उसको कटिंग कर दिया, कट करने के बाद जब उसको फोल्ड किया, तो आपके साइज के अनुसार शर्ट वो बन करके तैयार हो जाता है। ये आपका सिंपल शर्ट समझने के लिए था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीट मेटल वर्क कर रहे हैं, सीट मेटल पे काम कर रहे हैं। जैसे बॉयलर बनाना है, या बॉक्स बनाना है, या आपको डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सीट आपका रेक्टेंगुलर रहेगा। उस रेक्टेंगुलर सीट को हम लोग को लेआउट करके, मार्किंग करके उसको कट करना है। कट करने के बाद जब हम लोग उसको फोल्ड करेंगे, तो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है वो हमको मिलेगा। देखिए, इसमें अभी हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो कैसे ऑब्जेक्ट को काटेंगे, किस तरह से सीट मेटल को फोल्ड करेंगे, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। चौथा जो आपका टॉपिक है वो है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो भी मशीन ड्राइंग आपका है, मशीन ड्राइंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मशीन का, यहाँ से मशीन ड्राइंग का चैप्टर स्टार्ट होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के मशीन के पार्ट्स को, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को, एक ही पार्ट्स को यदि 5 बार 7 बार बनाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको कन्वेंशनली, यानी कि एक सिंबॉलिक तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। आपको एक मार्क दे दिया गया है कि आपको यदि शाफ्ट करना है तो किस तरह से करना है, यदि आपको इंटरनल थ्रेड वाला पार्ट्स को डिनोट करना है तो कैसे करना है, वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग मशीन का पार्ट्स बनाते हैं, तो मशीन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिल करके एक मशीन बनता है। वो आप देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स का जो मशीन होता है वो आपका डिफरेंट पार्ट्स से बना हुआ था, और जरूरी नहीं है कि हर पार्ट्स जो है एक ही मेटल का बना हुआ हो। एक ही मेटल का मतलब सारा लोहा का, आयरन का बना हुआ हो, या सारा स्टील का बना हुआ हो, वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल का हो सकता है। आपका कास्ट आयरन का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है कि उसमें कुछ कोई पार्ट्स जो हो रबर का हो सकता है कि उसमें कोई पार्ट्स जो हो आपका प्लास्टिक का हो। तो यदि हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाने का मतलब क्या होता है, मशीन ड्राइंग बनाने का मतलब क्या होता है कि आप जो ड्राइंग बना करके कंपनी को दे रहे हैं कि आप हमको इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप ड्राइंग बना करके दे दिए कि हमको इस तरह का ऑब्जेक्ट बना करके दे दीजिए, तो वो सामने वाला व्यक्ति किस तरह से समझेगा कि इसको कौन से मेटल का बना करके हमको ये ऑब्जेक्ट देना है। सपोज कीजिए आपने सोचा था, मन में सोचा था कि हमको इसको स्टील का या कास्ट आयरन के बनवाना है, लेकिन आपने ड्राइंग बनाया और आगे कंपनी वाले को फॉरवर्ड किया कि हमको इस तरह का ऑब्जेक्ट बना करके देना है, और वो जो है एल्युमिनियम का बना करके दे दिया। आपने सोचा था कि कास्ट आयरन का रहेगा, तो कास्ट आयरन का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग होता है, उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होता है, और जो आपका एल्युमिनियम है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। तो आपका जो डिजायर था, आपका जो
जो आपने सोचा था वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमको कौन सा मेटल का इसको पार्ट्स को चाहिए। तो उसको हम लोग सिंबॉलिक तौर पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और उस सिंबॉलिक को रिप्रेजेंट करके हम लोग जब आपका ड्राइंग बन करके जाएगा तो ड्राइंग के साथ एक बिल ऑफ मटेरियल जाता है, बीओएम, जिसको बॉम्ब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो बिल ऑफ मटेरियल में आपका डिफरेंट टाइप्स का मेटल, कौन सा मेटल कितने तरह कैसे यूज होगा, या जब हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं तो टाइटल ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सा पार्ट जो है वो किस मेटल का बना हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। उसका चार्ट है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा उस चार्ट को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी बात को समझ में आएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चैप्टर में एक चीज और पढ़ना है आपको, सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू में क्या करना है कि यदि आपका ड्राइंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से आपका पूरा का पूरा जानकारी नहीं मिल पाता है, या जब आप सामने से देख रहे हैं तो उसमें जो आपका छुपा हुआ पार्ट्स रहता था, हिडन रहता था, वो हम लोग ड्राइंग में हिडन लाइन से दिखाते थे। लेकिन यदि आप फ्रंट से देखने के बाद पीछे बहुत सारा पार्ट्स जो है वो छिप जा रहा है, तो सारे पार्ट्स को यदि हम लोग हिडन लाइन से दिखाएंगे तो ड्राइंग जो है वो आपका गंदा दिखने लगेगा, सही नहीं दिखेगा। तो उस ड्राइंग को सामने से, फ्रंट से सही दिखने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सेक्शनिंग कर दिया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो काटने के बाद जो चीज छुपा हुआ था वो चीज आपका फ्रंट में आ जाता है, और फ्रंट में आने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इजिली बना देते हैं और उस इजिली समझ लेते हैं। तो सेक्शनल व्यू में, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप जब सिलेबस देखिएगा तो उसमें सेक्शनल व्यू आएगा। तो सेक्शनल व्यू में डिफरेंट टाइप का सेक्शन की बात किया गया है, जिसमें आपका फुल सेक्शनल व्यू आएगा, हाफ सेक्शनल व्यू आएगा, रिवॉल्व सेक्शनल व्यू आएगा, ब्रोकन सेक्शनल व्यू आएगा, डिफरेंट टाइप का सेक्शनल व्यू आएगा। तो उस डिफरेंट टाइप के सेक्शनल व्यू को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि यदि फुल सेक्शनल व्यू है तो कहां से ऑब्जेक्ट को काटना है, हाफ सेक्शनल व्यू है तो कहां से ऑब्जेक्ट को काटना है। ये सारी बात को हम लोग सेक्शनल व्यू जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक सवाल समझेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस है। लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस की बात किया जाए तो लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस जो होता है वो आपका सिर्फ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मशीन ड्राइंग के लिए ही नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से एक दो सवाल हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, टॉलरेंस, लिमिट और फिट से। और ये जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको यदि बोला जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रीढ़ है, मतलब इसकी अब जानकारी आपको नहीं है टॉलरेंस, लिमिट और फिट्स का, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीरो है। देखिए टॉलरेंस क्या होता है, तो टॉलरेंस देखिए, आप अभी कुछ समय पहले यानी कि आज से कुछ समय पहले आपने एक न्यूज देखा होगा, अखबार यदि आप देखते होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो हैं वो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। क्या आप लोगों ने इस न्यूज पढ़ा था? तो आपके दिमाग में आया होगा कि जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या हुआ, कैसे जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब जो होता है, हम लोगों को भी टॉलरेंस चैप्टर पढ़ना है, तो टॉलरेंस में क्या होता है कि आपका जो कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में दिए गए छूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस करते हैं। यानी कि परमिसिबल वेरिएशन इन साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस, यानी कि आप जो साइज में वेरिएशन करने के लिए परमिशन दे दिए, परमिसिबल वेरिएशन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस क्या होता है आपको एक आइडिया लगा होगा, यदि नहीं लगा होगा तो आपको सवाल जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से समझेंगे कि टॉलरेंस क्या होता है। तो यानी कि उस न्यूज के यदि हम लोग रिलेट करें तो ऐसा है कि आप जो कोई भी काम जो होता है जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, यानी कि उसमें छूट जो है वो नहीं देते हैं। तो आप जब छूट नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, जो हमने रूल बनाया उसी रूल पे काम करना है। जैसे सपोज कीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट का हमने साइज दिया कि इसको 50x20 का बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये 50 जो हमको बनाना है वो 50 मतलब 50, और जब आप मशीन पे काम करते हैं तो हर मशीन का अपना एक लिस्ट आउट
लिस्ट काउंट होता है, यानी कि कम से कम जो एक बार वो चलेगा तो कम से कम वो इतना मेटल काटेगा। जैसे सपोज कीजिए आप लोग हर लोग जो है वो चाकू यूज करते होंगे, तो चाकू का मतलब क्या हुआ कि आप जब चाकू काटिएगा तो आप पेपर ले लीजिए, पेपर से पतला काट सकते हैं क्या? चाकू से आप नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? हो सकता है कोई दूसरा वैसा ऑब्जेक्ट हो जो पेपर से भी पतला, कोई एक, आप मान लीजिए टमाटर ले लीजिए, टोमेटो ले लीजिए और टमाटर को आप काट रहे हैं, तो कितना पतला मिनिमम काट सकते हैं? आप चाकू से ज्यादा पतला नहीं काट सकते हैं, उससे अलग इंस्ट्रूमेंट आप यूज करके उससे पतला काट सकते हैं। उसी तरह से हर मशीन का अपना एक लिस्ट काउंट होता है कि हम जो काम करेंगे कम से कम इतना तो काटेंगे ही, यदि एक बार हम चल रहे हैं तो इसका यदि आप 50 ले रहे हैं और ये 50 एग्जैक्ट नहीं काट पा रहा है, उससे थोड़ा बड़ा या अगला बार जो चलेगा उससे थोड़ा छोटा कर देगा। तो उस तरह का जो बात होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें छूट दे देंगे कि आप इससे थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे प्लस माइनस 0.02 कर दिए, यानी कि आप 50 से 0.02 बड़ा भी कर सकते हैं, 50 से 0.02 छोटा भी कर सकते हैं। तो टॉलरेंस कितने तरह का होता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग जब टॉलरेंस, लिमिट और फिट चैप्टर पढ़ेंगे, आपको टॉलरेंस को ऐसे 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा बाइलेटरल टॉलरेंस और तीसरा जो है वो फंडामेंटल टॉलरेंस है। लेकिन इसमें एक अलग पार्ट्स है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस बोलते हैं। जो हमने ये 3 टॉलरेंस बताया, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और फंडामेंटल, ये तीनों टॉलरेंस को डायमेंशनल टॉलरेंस के श्रेणी में रखा गया है। यानी कि पहले हम लोग इसको टॉलरेंस को 2 पार्ट्स में बांट देंगे, एक डायमेंशनल टॉलरेंस और दूसरा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। डायमेंशनल टॉलरेंस को 3 पार्ट्स में बांटेंगे। 3 पार्ट्स में क्या क्या? यूनिलेटरल, बाइलेटरल और फंडामेंटल, तो वो बांट देंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, वो ज्योमेट्रिकल शेप में भी छूट आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए इसको हमने रेक्टेंगुलर बनाया था और ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बना या नहीं बना, ये एंगल 90 डिग्री चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये यदि 90, इसमें भी छूट देना पड़ेगा कि यदि थोड़ा सा एंगुलरिटी या स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, आपका राउंड कोई चीज है तो राउंडनेस, ये सारी चीजें जो है उसका एक चार्ट है, वो चार्ट आपको दिखाया जाएगा और उसको बेसिकली एक तरह से याद करना है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को। लेकिन आपका डायमेंशनल टॉलरेंस जो है उसको पूरी तरह से समझना है, उसमें एक भी बात को याद नहीं करना है कि क्या कैसे होता है। आपको इस तरह से बताया जाएगा, इस तरह से समझाया जाएगा कि आप जो है पूरा का पूरा जो डायमेंशनल टॉलरेंस को एकदम याद हो जाएगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी के अंदर आपका फिट्स आएगा, 2 मेटिंग पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसी को हम लोग फिट्स बोलते हैं। जैसे ये एक आपका होल हो गया और ये आपका शाफ्ट हो गया, ये आपका फीमेल पार्ट्स और ये आपका मेल पार्ट्स, ये दोनों यदि मैच कर रहा है तो देखिए यहाँ तक गैप है, क्लियरेंस फिट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको धक्का दे रहे हैं तो अंदर जा रहा है, यानी कि ये जो है आपका पुश फिट है। तो डिफरेंट टाइप्स का फिट्स होता है, तो उसके फिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका क्लियरेंस फिट्स होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, श्रिंकेज फिट होता है, फोर्स फिट होता है, पुश फिट होता है, तो सारे फिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिट्स है, तो देखिए आपने जो डायमेंशन दिया था उस डायमेंशन में जो छूट दिया, तो छूट देने के बाद यदि हम लोग 50 में ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50.02 और 49.98। एक बार प्लस कर दिए और माइनस कर दिए तो ये जो आपका आया अपर लिमिट आ जाएगा और ये जो आएगा लोअर लिमिट आ जाएगा। यानी कि एक आपका मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं और मिनिमम कितना कर सकते हैं वो आपको लिमिट में पढ़ना है कि किस लिमिट तक हमको इसको बनाना है। और मैक्सिमम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को ही टॉलरेंस बोला जाता है। और यदि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए, टॉलरेंस को यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो अपना निकल करके जो आएगा वो टॉलरेंस जोन निकल करके आएगा। तो वो जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद डिटेल्स टू असेंबली है, डिटेल्स टू असेंबली और असेंबली टू डिटेल्स, ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है मतलब आप यदि एक टॉपिक को समझते हैं तो दूसरा भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए आपके पास जो भी आपने मशीन का पार्ट्स को, डिटेल्स टू असेंबली मतलब क्या है कि आपके मशीन के पार्ट्स को खोल करके अलग अलग फैला दिया गया है
और आपसे बोला जा रहा है कि इस मशीन पार्ट्स को असेंबल कर दीजिए। जैसे कोई मशीन का पार्ट्स है, उसका अलग अलग पार्ट्स करके छोड़ दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि इस पार्ट्स को क्या कीजिए, असेंबल कर दीजिए। तो आपको यदि उस पार्ट्स को, उस मशीन को आप देखे हुए होंगे तो आप इजीली असेंबल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी ले रहा हूं, पार्ट्स तो नहीं है, ये पेन लीजिए। इस पेन को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग खोल देते हैं। एक पार्ट से हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट्स हो गया, और ये आपका तीसरा पार्ट्स हो गया, एक छोटा सा ये चौथा पार्ट्स हो गया, और इस तरह से ये पांचवा पार्ट्स हो गया। तो ये सारा पार्ट्स अलग अलग हमने कर दिया, और इस सारे पार्ट्स को हमने क्या किया, इस तरह से दे दी को, और बोला है कि इसको आप असेंबल कीजिए। डिटेल्स में दे दिया है, आपको क्या करना है, असेंबल करना है। तो आपके पास जानकारी है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पार्ट्स को लेना है, उसके बाद इस पार्ट्स के में इसको अंदर डालना है, उसके बाद क्या करना है, ये छोटा सा पार्ट्स है, इसको हमको क्या करना है, इसके अंदर असेंबल करना है, और उसके बाद इसको अंदर डाल करके हमको क्या करना है, बंद करना है, और तब इसको लगाएंगे तो आपको ये पूरा एक वर्किंग पोजीशन में असेंबल हुआ। अब सपोज कीजिए आपने यदि इसको खोला और जो पेन कभी देखा ही नहीं है, वो असेंबल करने के लिए क्या करेगा, हो सकता है ये रिफिल जो है इसको इस तरफ से डालेगा, तो उससे क्या ये असेंबल हो भी जाएगा, तो क्या ये वर्किंग पोजीशन में रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपका मशीन को जो डिटेल्स दिया हुआ है, खोल करके अलग अलग पार्ट्स दिया हुआ है, उस पार्ट्स को क्या करना है, असेंबल करना है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, उस मशीन के पार्ट्स का जानकारी होना चाहिए, जो हम लोगों के पास अभी नहीं है, आपके पास नहीं है। तो नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा। जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो उसको एनिमेटेड वीडियो देख करके समझेंगे कि किस तरह से कौन सा पार्ट्स है। जैसे यदि हम एग्जांपल के तौर पर लें और अपने सिलेबस में ये प्लम्बर ब्लॉक लेते हैं, पेडिस्टल बेरिंग लेते हैं, या लेथ मशीन का टेल स्टॉक लेते हैं, या आपका स्क्रू जैक लेते हैं, डिफरेंट टाइप का मशीन का पार्ट्स हम लोग यदि लेते हैं और उस मशीन के अलग अलग पार्ट्स को यदि खोल करके रख दिया जाए तो उसको हम लोग असेंबल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको ड्राइंग में वही चीज करना है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसको इजी वे में बताया जाएगा कि आप कैसे उसको असेंबल कर सकते हैं। यदि आपने पार्ट्स नहीं देखा है तो भी आप असेंबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो जो चलाया जाएगा एनिमेटेड 5 मिनट का, 2 मिनट का, उस वीडियो को गौर से देखना है और देखना है कि कौन सा पार्ट्स किस तरह से असेंबल करना है। दूसरी बात, जब हम लोग को सवाल करने के लिए दिया हुआ रहेगा तो उसमें नंबरिंग दिया हुआ रहता है, पार्ट्स नंबर 1 2 3 4 5 6 जितना भी पार्ट्स है सबका नंबरिंग दिया हुआ रहेगा। उस नंबरिंग से हमको एग्जैक्ट जो है 1 2 3 4 जैसे दिया हुआ है उसी तरह से असेंबल करना रहेगा। ये हमने एक हिंट्स दिया है आपको कि यदि सवाल आया तो उसको करना कैसे है। पूरा जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे कोई भी पार्ट्स को उसको हमको क्या करना है, असेंबल कैसे करना है, डिटेल्स टू असेंबल। तो उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा जो टॉपिक है 7वां, वो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, डिटेल्स टू असेंबली और ये असेंबली टू डिटेल्स। मतलब आपका असेंबल पार्ट्स दिया हुआ है, ये तो और आसान है। असेंबल पार्ट्स है मतलब एक साथ पार्ट्स है और उसको खोल करके अलग अलग कर देना है। तो खोलना तो बहुत आसान है, कोई भी पार्ट्स, कोई भी मशीन का पार्ट्स आपको दे दिया गया और उस पार्ट्स को बोला जा रहा है कि इसको खोल करके अलग अलग कर दीजिए। तो आप जब एक साथ है उसको खोल करके आप अलग अलग इजीली कर सकते हैं। यानी कि डिटेल्स टू असेंबली आपको आता है या असेंबली टू डिटेल्स आता है तो आप ये दोनों चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। ये आपका टोटल सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया गया है, छोटा सा थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के बारे में आपको बताया गया है। डिटेल्स में अभी जानकारी आपको नहीं है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जानकारी हासिल करेंगे और सारे बात को समझ लेंगे। अब हम लोग रेगुलर क्लास को करेंगे। रेगुलर क्लास में सबसे पहले देखिए हम लोग जो है एसपीटी के अनुसार चैप्टर नंबर 1 इसको बोला गया है एक्जुलरी व्यू को, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस को बोला गया है, चौथा आपका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन और पांचवा छठा सातवां इस तरह से बोला गया है। लेकिन हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस को पढ़ेंगे। यानी कि एक नंबर पे इसको रखना है, उसके बाद दूसरा नंबर पे आपको इसको कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन रखना है, उसके बाद तीसरा नंबर पे आपको डिटेल्स टू असेंबली हम लोग पढ़ेंगे,
चौथा नंबर पर असेंबली टू डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां नंबर पे आपको इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, और 6ठा नंबर पे डेवलपमेंट पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, और 7वां नंबर पे लास्ट में एक्जुलरी व्यू के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉलरेंस, लिमिट और फिट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुके हैं। और अब जो है टॉलरेंस, लिमिट और फिट्स चैप्टर को लेकर के हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड बाय।